अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 CHF 631। और इस लेक्चर में हम जो है अब तनाब सगन डायग्राम हम समझ चुके हैं, अब इनका इस्तेमाल भी सीखेंगे। उससे पहले कुछ हम सिलेक्शन रूल्स के बारे में, स्पेक्ट्रम्स के बारे में मालूमात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की होती है वही कि कितनी पीक्स आ रही हैं, हमें इस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रास को, और जो डिपेंड करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे कि वो D4S2 है या D3 है, D7 है, व्हाटएवर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीक्स। और फिर हमें तनाव सगानो डायग्राम भी लिखनी होगी, फिर वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ है एनर्जी। तो एनर्जी जो बताती है आपकी कि कौन सी पोजीशन पर आपका बैंड पीक आएगी, जो बैंड आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी। यानी हम एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ लेते हैं या फ्रीक्वेंसी लेते हैं या वेव नंबर लेते हैं या एनर्जी लेते हैं, तो ये पोजीशन जो है हमें पता चलेगी एनर्जी से। और इंटेंसिटी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन होती है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजिशन कितना हो रहा है, तो ये इसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो अलाउडनेस और फॉरबिडन जो है वो भी ट्रांजिशन होते हैं लेकिन कम इंटेंसिटी के होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं। तो ये सिलेक्शन रूल्स में हमें पता चलेगा। तो ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है। एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो हम जानते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ में होती है, इससे एप्सिलॉन ई से इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें लार्ज ई की वैल्यू जब होती है जब अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। अलाउड क्या होते हैं आगे में बात आएगी। स्मॉल जब होते हैं जब पार्शियली अलाउड होते हैं। इसे स्पिन या सिमेट्री फॉरबिडन भी हो सकते हैं, कोई एक तरह का फॉरबिडन हो। अब ये बात अभी आके आपके आएगी, अभी तक बात वजाहत नहीं हुई है। और बहुत कम होंगे जब फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। अभी तक आपके लिए इतनी सी बात है कि अलाउड और फॉरबिडन ये दो चीजें हैं, इनको समझना है, ठीक है। अच्छा, जब एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो ये बैंड चार्ज ट्रांसफर बैंड कहलाते हैं। हम क्योंकि इस कोर्स के हिस्से में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे बल्कि डी ट्रांजिशन, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जाने के लिए चार्ज ट्रांसफर में लिगेंड टू मेटल या मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू लिगेंड जो है वो चार्ज ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से बहुत इंटेंस पीक आती है। तो वो भी हमारे सामने आएंगे लेकिन हम खैर उसकी तफसील से नहीं जाएंगे। अच्छा, 1000 से 10 तक जो है इसमें अलाउड यानी डी ट्रांजिशन होते हैं, और इसमें नॉन ऑक्टाहेड्रल भी होते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी बहुत कम होते हैं। इसी तरह 10 से -1 तक जो है ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री के स्पिन अलाउड लेकिन सिमेट्री फॉरबिडन, जिसको लापोर्ट फॉरबिडन भी कहते हैं, वो हम आगे भी बात करेंगे। ये ट्रांजिशन हो गए। और लेस देन 1 एप्सिलॉन जो होती है वो उसकी स्पिन फॉरबिडन या लेपोर्ट या सिमेट्री फॉरबिडन कहलाते हैं। तो ये तफसील हमारे आगे अलाउड फॉरबिडन की आ जाएगी, लेकिन अभी खाली आपको एक्सटेंशन कोफिशिएंट समझाया जा रहा है, दोबारा इसका तस्करा करेंगे आगे। अच्छा जी, अब ये सिलेक्शन रूल्स है जिसकी बेसिस पे ट्रांजिशन का हम फैसला करते हैं कि स्ट्रांग होगा कि वीक होगा। तो अभी सबसे पहले स्पिन सिलेक्शन रूल है कि ग्राउंड स्टेट पर जो स्पिन होगी एक्साइटेड पे वही स्पिन रहे। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट तक चीजें जा रही हैं तो अपनी स्पिन चेंज नहीं करेंगे। आप खुद सोचें कि एक प्लस हाफ का स्पिन करने वाला ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे ट्रांजिशन फॉरबिडन कहलाते हैं। ये डेल्टा एस यानी ट्रांजिशन के दौरान डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो यानी नो स्पिन इज चेंजिंग, तो ये कहलाते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। और इफ इट इज देयर दैट स्पिन इज चेंजिंग देन दीज आर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड का मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से हो जाएंगे, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और फॉरबिडन का मतलब ये नहीं कि ये नहीं होंगे, ये होंगे लेकिन बहुत रेयरली, बहुत कम होंगे, इसलिए इनकी इंटेंसिटी अलाउड के मुकाबले बहुत कम होगी। तो ये स्पिन अलाउड और स्पिन फॉरबिडन है। अब देखिए ये ट्रांजिशन है, ये ग्राउंड स्टेट क्वार्टेट A2G थी, तो क्वार्टेट E2G से क्वार्टेट T2G तक, क्योंकि क्वार्टेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाते हैं। जबकि स्पिन फॉरबिडन क्या है कि क्वार्टेट से डबलेट, क्वार्टेट का मतलब क्या होता है 2s + 1 4 के बराबर है, तो s की वैल्यू क्या आई 4 - 1 3 और अपॉन 2 यानी 3 इलेक्ट्रॉन, 3/2 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन एम्पियर है। और डबलेट का क्या मतलब हुआ 2s + 1 = 2, तो 1 माइनस करेंगे 2 - 1 1/2 यानी 1 इलेक्ट्रॉन एम्पियर है। इसका मतलब है जब 3 इलेक्ट्रॉन एम्पियर थे उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन उलट गया यानी उसने अपनी स्पिन चेंज कर दी तो वो पेयर अप हो गया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन एम्पियर रह गया खाली। तो ये बहुत मुश्किल से होता है, बहुत रेयरली होता है, इसलिए इसको फॉरबिडन करते हैं। फॉरबिडन से मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, लेकिन होगा लेकिन बहुत ही थोड़ा होगा, ठीक है। अच्छा,
जैसे ये आप देखिए क्रोमियम हेक्सामाइन कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम 3+ का, और इसमें जो ये पीक्स आ रही है ये क्वार्टेट से क्वार्टेट तक इनकी मोलर प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है, ठीक है। जबकि ये जो पीक आ रही है इनको मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है, इस तरह की नजर नहीं आ रही। ये जो स्क्वायर बना हुआ है रेड कलर का, तो ये मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है, ये बहुत छोटा आ रहा है ना नजर आने के बराबर। तो ये क्या है क्वार्टेट A2G से डबलेट E3G में, तो ये इतना कम होता है इसका, अभी भी मैग्निफिकेशन के बावजूद ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये D3 का सिस्टम है, आगे इसको हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। लापोर्ट सिलेक्शन रूल, ये क्या होता है, ये सिमेट्री से मुतालिक है। अभी सिमेट्री की बात आ रही थी ना, अगर चेंज इन पैरिटी हो यानी U से G या G से U पैरिटी चेंज हो तो ये लापोर्ट अलाउड कहलाते हैं, ठीक है। और अगर ये चेंज ना हो, G से G चले जाए या G से U चला जाए, तो ये लापोर्ट फॉरबिडन कहलाते हैं, ठीक है। और d orbital have G character in octahedral symmetry और all DD transition are Laporte forbidden। octahedral के जितने भी DD transition होते हैं वो Laporte forbidden होते हैं, उसके अंदर G ही होता है, U ना होने के बराबर होते हैं, इस वजह से। तो दोनों देखना होता है कि स्पिन अलाउड है या लेपोर्ट अलाउड है, या दोनों में से कोई एक फॉरवर्डन है या दोनों फॉरवर्डन है। अब देखिए यहाँ ये वो बात दोबारा आगे जो पहले हमारे सामने आई थी, स्पिन फॉरवर्डन और लेपोर्ट फॉरबिडन दोनों फॉरबिडन होंगे तो इसकी इंटेंसिटी ना होने के बराबर बहुत कम होगी। और एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा, बैंड की इंटेंसिटी कब ज्यादा होती है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होती है, तो बहुत कम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, लिहाजा जब दोनों फॉरबिडन होंगे लेपोर्ट और स्पिन फॉरबिडन तो एप्सिलॉन बहुत कम होगा, ऐसी पीक्स बहुत ही छोटी होगी। अगर लेपोर्ट फॉरबिडन है लेकिन स्पिन अलाउड है, जो कि अक्सर ऑक्टाहेड्रल में होते आते हैं ऐसे, तो इसकी जो एप्सिलॉन वैल्यू है वो इतनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बोथ आर फॉरबिडन। और अगर लेपोर्ट अलाउड है, स्पिन अलाउड भी है, दोनों अलाउड है, तो फिर ये 500 तक के लेवल तक चले जाता है। लेकिन अगर चार्ज ट्रांसफर है तो चार्ज ट्रांसफर देखिए कितना हाई इंटेंस बैंड होता है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इस पोर्शन में चार्ज ट्रांसफर पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, और ये बहुत इंटेंस होते हैं। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि चार्ज ट्रांसफर की जगह पर कोई डीडी ट्रांजिशन की पीक आनी होती है, लेकिन ये इतने इंटेंस होते हैं कि वो उसके अंदर जम हो जाता है। इसके भी हम आगे देख लेंगे कैसे जम हो जाता है। अच्छा जी, ये एक स्पेक्ट्रम है निकल हेक्साको कॉम्प्लेक्स का, निकल 2+ का, और इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो A, B और ये C ट्रांजिशन है, हम तनावे सुगारों से भी चेक करेंगे इसको, तो ये सेम थे, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, B भी ट्रिपलेट से ट्रिपलेट्स, A भी ट्रिपलेट से ट्रिपलेट, तो इनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। जबकि ये वाला जो ट्रांजिशन है यहाँ पर, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट में हो रहा है, तो ये स्पिन फॉरबिडन है, लिहाजा इसकी इंटेंसिटी काफी कम है इनके मुकाबले में, ठीक है। तो इसी तरह ये जो आपको बैंड है ना, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये चार्ज ट्रांसफर बैंड है, ठीक है। अगर ये चार्ज ट्रांसफर यहाँ से शुरू हो रहा होता है इस जगह से, तो हमें ए नजर नहीं आता, ए इसमें छुप जाता। ऐसा होता है बहुत से स्पेक्ट्रम में, हम आगे देखेंगे, साले आएंगे हमारे सामने कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के आगे ये जो है पीक वो नजर ही नहीं आ रही, इसमें जम हो गई। जैसे धूप में मोमबत्ती की रोशनी नजर ही नहीं आती, हालांकि रोशनी होती है, और अंधेरे में वही रोशनी बहुत अच्छी हो जाती, तो इसी वजह तरह से ये जम हो जाता है इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम बाकायदा स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। D1 और D9 का मसला ये कि इसके लिए तनावे से डायग्राम बनी ही नहीं, इसलिए नहीं बनी, आपको बताया गया था कि ये T2G होता है, खाली इसके एक ही बैंड आता है। तो अब ये देखें हमें कैसे पता चला कि D1 है, ये टिटेनियम का 3+ कॉम्प्लेक्स है, यानी हमें कॉम्प्लेक्स पता होता है, उसका पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो टिटेनियम 3+ है। और पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, ये देखें, ये D1s2, D2s2, D3, D4, D5, D6s2, D7s2, यहाँ तक कि ये जिंक D10s2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब टिटेनियम क्या है, टिटेनियम D1, D2s2 है, और टिटेनियम D2s2 होने के बाद टिटेनियम 3+ है, तो 2 S के चले गए और एक D का चला गया, ठीक है। तो ये क्या था, D1, D2, ठीक, तो क्या बन गया, ये D1 है ना, D1s2 था ना, ये D1s2 या D2s2, स्कैनेडियम D1s2, टिटेनियम D2s2, तो लेकिन ये टिटेनियम तो नहीं है, टिटेनियम 3+ चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो 2 S के चले गए और एक D का चला गया, तो ये D1 कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी टिटेनियम 3+ की, ओके। तो इसलिए इसकी D1 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका एक ही बैंड आ रहा है, बैंड स्प्लिट हो रहा है, ये हम आगे आखिर में अगले लेक्चर में समझेंगे ये क्यों ब्रॉड हो रहा है, लेकिन बेसिकली एक ही पीक आ रही होती है। इसी तरह D9 है, D9 में भी एक ही पीक आ रही होती है, जैसे ये कॉपर 2+ है, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या है, D1s2, D2s2, D3s2, D4s2, D5s2, D6s2, D7s2, D8s2, D9s2, है ना, D9s2। अब ये कॉपर D9s2 है, ये कॉपर 2+ है, तो S के 2 जो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये D9 बचा। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन में भी T2G होता है, तो एक ही सिंगल बैंड आ रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम आगे और मिसालें लेते हैं। अब वेनेडियम की मिसाल हमने देखी, स्कैनेडियम वेनेडियम, स्कैनेडियम टिटेनियम वेनेडियम, तो D1 D2 D3S2, ठीक है, D3S2 वेनेडियम है, और वेनेडियम 3 प्लस है, तो S2O चलेगा और एक चला गया, तो D2 बच गया। तो ये D2 कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम की, इस मीडियम के अंदर ये मौजूद है। तो अब ये D2 की तनाबे से वाला डायग्राम है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इसमें रेड में दिखाए गए। क्यों? ये देखिए, ये ट्रिपलेट एफ होता है, ये आगे आपको फिगर और वाज़े नजर आ जाएगी, ये बहुत छोटी सी है, ये जरा रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, आगे और फिगर्स आ रही हैं। तो ये ट्रिपलेट एफ T1G से ट्रिपलेट T2G, और ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2G ऑफ P, और ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट TA2G, है ना। तो ये 1 2 और 3, और ये पोजीशन जो है ये है इसकी फील्ड की, लिगेंड फील्ड की, और यहाँ से एक ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसकी इतनी एनर्जी होगी जो ग्रीन लाइन जा रही है, तो हमें इस एनर्जी की पोजीशन पर ये बैंड मिलेगा, ठीक है। और इस वाली एनर्जी के पर हमें ये वाला बैंड मिलेगा, और इस वाली एनर्जी पर हमें ये वाला बैंड मिलेगा, यानी 3 एनर्जी पोजीशंस पर हमें वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में बैंड मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह वेनेडियम ये भी 3 प्लस है, ठीक है, ये एको हेक्सा एको है, इसके अंदर कितने पीक्स आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए थी, ठीक है। उससे पहले जो हमने अभी स्पेक्ट्रम देखा उसमें 3, हमसे पूछा जा सकता है कि कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप पीक्स, तो हम तनाव से वालों से बता सकते हैं कि 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो सकते हैं, फॉरबिडन तो नजर ही नहीं आते ना होने के बराबर। अच्छा, अगर हम D2 की इसकी हेक्साको कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो अब इसमें 3 आने चाहिए, लेकिन नजर ये 2 आ रहे होते हैं, ये एक नहीं नजर आता। तो दरअसल बात ये जो स्पेक्ट्रम हमने देख रहे हैं ये विजिबल रीजन का है, और ये जो है ये बियॉन्ड विजिबल रीजन है। तो क्योंकि आप अगर देखना चाहें तो हम ये एको कॉम्प्लेक्स की जो फील्ड है वो ये है, ठीक है, हमें बता दिया है क्या फील्ड है। अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन ये हुआ, तो ये वाला ट्रांजिशन ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये वाली, ठीक है, तो ये वाला दूसरा ट्रांजिशन होगा, तो इसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तीसरा ट्रांजिशन जो है वो देखे कितनी एनर्जी पे जाकर ऊपर जाके हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि इसकी पीक थोड़ा और आ गया, लेकिन वो क्योंकि हमने यूवी रीजन में स्पेक्ट्रम नोट ही नहीं किया, लिहाजा हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो बाज़ दफा ये लॉजिकल बहस भी हम कर सकते हैं कि 3 आनी चाहिए थी, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा भाई वेनेडियम हेक्साको कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रम में बताओ ये ऐसा क्यों है, तो हम D2 कॉन्फ़िगरेशन मालूम करेंगे, हाँ भाई वेनेडियम 3 प्लस D2 होता है। उसके बाद फिर हम जाके तलावे से वाला डायग्राम देखेंगे, इस पर अलाउ ट्रांजिशन देखेंगे कि यहाँ 3 एक ग्राउंड स्टेट है और 2 एक्साइटेड स्टेट है, ट्रिपलेट की बाकी सब सिंगलेट की है, तो हम कहेंगे यहाँ 3 ट्रांजिशन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है तीसरा ट्रांजिशन हाई एनर्जी पर होगा, हमने वहां तक मेजर ही नहीं किया। बाज दफा तीसरा ट्रांजिशन से पहले ये इस जगह पर अचानक ऊपर पीक चली आती, तो बार दफा ये इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर शुरू हो गया, और जब चार्ज ट्रांसफर शुरू हो गया तो उसी में ये चीज जम भी हो गई, नजर ही नहीं आ रही आगे जाके, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, हमें इसको टू एंड फ्रो समझना पड़ेगा। अच्छा जी, ऊपर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है लिगेंड फील्ड के हिसाब से। अच्छा, ये तो वेनेडियम 3 प्लस के लिए है ना, ये वाली फील्ड, और ये है हेक्साको के लिए। अब यहाँ पे ऑक्सो जब लिगेंड लेंगे हम, तो ऑक्सो लिगेंड की फील्ड जो है वो ज्यादा होती है, तो अब इसके जो बैंड्स की पीक्स आएंगी वो आएंगी तो यही, लेकिन इसकी बैंड की पीक इतनी एनर्जी पे आएगी, जबकि हेक्साको वाली किससे थोड़ी कम आ रही थी, तो बैंड पोजीशन का फर्क हो जाएगा, बैंड की तादाद वही रहेगी, है ना। इसी तरह दूसरे वाले जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से होगा, ठीक है, थोड़ा सा से ऊपर से, और तीसरा और, तो थोड़ा सा बैंड पोजीशन आगे हम और देखेंगे मिसालें। ऐसे ही वेनेडियम हेक्सा अमाइनो कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी देखिए इसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा, यानी इसकी जो एनर्जी है वो हेक्सा एको से बहुत आगे है, हेक्सा एको की तकरीबन यहाँ थी, ठीक है, इसकी ज्यादा है, तो ये और पोजीशन बैंड की चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यानी एक सिमिलैरिटी है इसके अंदर, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये D2 का एक और वेनेडियम 3 प्लस का कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर यानी पर क्लोरेट जो है वो ClO4 क्लोरेट जो है ये हमारे पास लिगेंड है, और इस ज्योमेट्री भी थोड़ी चेंज है, और इसमें हमें 2 पीक्स मिल रही है, तो इसमें भी वही बात है कि हायर एनर्जी पर हमें, हमने आगे गया ही नहीं, हायर एनर्जी पर हमें मजीद तीसरी पीक्स मिल सकती थी, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ। यानी हमें एक बात इसमें इस वक्त ये पता चली कि लिगेंड के चेंज होने से पीक की पोजीशन चेंज हो सकती है, तादाद चेंज नहीं होगी,
ठीक है, पीक्स उतनी ही आएंगी, लेकिन पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? लिगेंड फील्ड की वजह से ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी चेंज होता रहता है। लिहाजा क्या होगा, जब एनर्जी चेंज होती आएगी तो एनर्जी बताता है पीक की पोजीशन, पीक इंटेंसिटी नहीं बताता। ये नहीं कहेंगे आप कि जी ये वाली पीक इंटेंस होगी। मसलन हम दोबारा आते हैं, वैनेडियम हेक्साको कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, अब इसकी एनर्जी क्या है, कम है ना, तो हम कहेंगे जी इसकी ऊंची पीक होगी, ऐसा नहीं है। जिसकी एनर्जी कम है इसकी पोजीशन बताएगी ये पीक है। ठीक है, ये ऊंची भी हो सकती है और ये नीची भी हो सकती है। ऊंचा या नीचा होना, इंटेंस या लेस इंटेंस होना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो हम एनर्जी इस एक्सेस से बता रहे हैं, ये सिर्फ इसकी पोजीशन बताएगी स्पेक्ट्रम पे। इंटेंस या लेस इंटेंस होना प्रोबेबिलिटी, यानी हम उसको स्पिन अलाउड या स्पिन फॉरबिडन से देख सकते हैं, हम इससे वैसे डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। D8, D2 हमने पढ़ा ना, अब D8 क्योंकि होल फॉर्मलिज्म होता है ना, तो इसलिए होल फॉर्मलिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो D8 के अंदर जनाब ये हमने D8 कैसे पहचाना, तो निकल हेक्साको है और निकल D8S2 होता है, तो निकल 2+ है तो S2 खत्म हो गया तो निकल D8 हो गया। अब इसकी भी क्या आनी चाहिए, 3 पीक्स। हम ये रेड वाले को देख लेते हैं, चले 1 2 3, 3 पीक्स आनी चाहिए, तो ये 3 पीक्स आ रही है। ये पीक्स थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके आसानी के लिए दे दी, 3 बैंड्स आते हैं हमें और हम बता देंगे। हो सकता है हमें बैंड दिखा के पूछा जाए ये बैंड क्यों आ रहे हैं निकल हेक्साको के, तो हम इसको तनाव इसका आंसर एक्सप्लेन कर देंगे, ये ट्रांजिशन आ रही है, बता देंगे हम। ट्रिपलेट A2G से सब इस पर अलाउड है। ट्रिपलेट A2G से जनाब आपका ट्रिपलेट T2G, फिर ट्रिपलेट A2G से ट्रिपलेट T1G और फिर आखिर ट्रिपलेट जो है वो आखिरी वाला भी ट्रांजिशन हमारे पास ट्रिपलेट T1G का आ रहा है। ठीक है, तो ये D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा।